नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे खेद है बीच के कुछ सेशंस आप तक नहीं पहुंच पाए हैं और पुनः आप सब लोगों के साथ एक बार हम उपस्थित हुए हैं साइकोलॉजिकल सेशंस के माध्यम से उन कहानियों को आप तक पहुंचाना जो शायद आपकी और हमारी आम एक समस्या है और कई बार हम उसे अनदेखा कर देते हैं। कई बार हम उसे इस तरीके से पहचानते हैं कि मानो उसका ट्रीटमेंट या उसका समाधान संभव ही नहीं है, किंतु बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम अभी तक आप तक पहुंचाते आए हैं, जिनका समाधान हर तरीके से संभव है और अगर हम शुरुआत सही समय पे करें तो ये और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आइए, आज का हमारा सेशन है 65 और तेरी मेरी कहानियों में जो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। तो पहले ये समझ लेते हैं, सोशल और इमोशनल लर्निंग ये ज़रूरी तो हर एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन क्या एक स्पेसिफिक स्टेज है जिस स्टेज पर इसको अगर आसान भाषा में समझा जाए और सही समय पर इसको स्टार्ट कर दिया जाए तो ये हमें क्या क्या बेनिफिट देती है। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, सोशल और इमोशनल लर्निंग जैसे सब्जेक्ट को या ऐसे शब्दों को जब हम सुनते हैं तो हमको इसमें ऐसा लगता है कि शायद कोई एक सामाजिकरण या एक इमोशनल ट्रेट्स की बात हो रही है, हमारी फीलिंग्स की बात हो रही है, या किस तरीके के ऐसे मुद्दे हैं जो सोसाइटी या सामाजिकता से जुड़े हुए हैं। ये शायद स्पेसिफिकली उन्हीं पर सेंट्रलाइज एक सब्जेक्ट है। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग हम सबके पर्सनालिटी का, हमारी इंटेलिजेंस का एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका जो एक इफ़ेक्ट है वो हमारी पूरी लाइफ हमारे साथ चलता है। हमारी एजुकेशन में, हमारे जॉब में, हमारी जो एडजस्टमेंट है, हमारी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल, हमारे डिसीजंस, हमारा अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस का मोड, वो सभी कुछ इन सोशल और इमोशनल लर्निंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो यहाँ पर आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली मैं स्टूडेंट्स को ही आज डिवोट करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि सोशल और इमोशनल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को अगर हम स्कूल की एज से ही, यानी कि अगर किंडरगार्टन लेवल से ही इसको अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्ट किया जाए या इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको समझा जाए कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग अपने आप नहीं आ जाएगी, हमें स्पेसिफिकली सोशल और इमोशनल लर्निंग को शायद सिखाना पड़ेगा, शायद उसकी चर्चा करनी पड़ेगी और उसको अपने करिकुलम में शामिल करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि एक्सपर्ट की ही आवश्यकता है तो जी हाँ, मैं यहाँ पर कहूँगी कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को अगर स्कूल काउंसलर या सोशल वर्कर या मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के द्वारा इसको एग्जीक्यूट कराया जाए या करिकुलम में उनको इसमें शामिल किया जाए तो ये एक बहुत ही सुंदर तरीका होगा बच्चों के अंदर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के पार्ट को एक बैलेंस मोड पर डेवलप करने का। किंतु अगर प्राइमरी लेवल पर हम देखें तो टीचर्स भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो अपनी क्लासरूम और करिकुलम का डिज़ाइन, अपनी जो एक्टिविटीज़ का डिज़ाइन इस तरीके से करें जिसमें कि सोशल और इमोशनल लर्निंग पॉसिबल बन पाए। तो समझते हैं कि सोशल और इमोशनल लर्निंग क्यों ज़रूरी है। सोशल और इमोशनल लर्निंग एक स्किल्स होती हैं। स्किल्स को हम अक्सर किसी टेस्ट के द्वारा नाप नहीं सकते। इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपका इमोशनल मैनेजमेंट, आपके कॉन्फ्लिक्ट, आपका रिजोल्यूशन, आपके डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आ जाता है। इसमें आपका एक बहुत बड़ा वो एटीट्यूड और वो क्षमताएं शामिल होती हैं जो कि आपके बिहेवियर को गवर्न कर रही होती हैं। आपका बिहेवियर जल्दी नाराज़ होने का, बुरा मानने का या मजाक को नहीं ले पाने का, वो सारा एक बिहेवियरल टेम्परामेंट्स, आपके बिहेवियर के एप्लीकेशंस, वो सब कुछ उसमें आ जाते हैं। तो समझना ये भी ज़रूरी है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं
इमोशनल सोशल एंड इमोशनल लर्निंग में, जिसमें कि हमारे लाइफ में इसका इतना बड़ा इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, ये कैसे हमारी एजुकेशनल लेवल को इफ़ेक्ट डालता है, ये कैसे हमारे पर्सनल एरिया को इफ़ेक्ट डालता है। इसमें एक ट्रेडिशनल कुछ इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स होते हैं जो कि हर एक बच्चा अपने घर से, अपनी सोसाइटी से ऑटोमेटिक लर्निंग सीख रहा होता है। जैसे आप किसी का भी मजाक बना सकते हो, आप किसी को भी कोई कमेंट पास कर सकते हो, आप कभी भी किसी पर हंस सकते हो, आप पब्लिकली 4 लोगों में 10 लोगों के बीच में भी आप अपने किसी क्लासमेट को कुछ भी कमेंट पास कर सकते हो। अगर कोई उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो क्लास में पढ़ाई में बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा नहीं है, तो उनको अलग अलग नामों से आप पुकार सकते हो। और इन सब चीज़ों का इवन दो स्कूल में जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स भी अगर कोई बच्चा बहुत होशियार है तो उसे आइंस्टाइन बुला देते हैं। तो अगर कोई बच्चा नहीं होशियार है तो उसको 3 इडियट जैसे कुछ नाम देकर या कुछ ऐसे कोई फेमस कैरेक्टर को उनके साथ जोड़कर उसे बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे आपके सोशल और इमोशनल लर्निंग का पार्ट बन जाती हैं और आपके थॉट प्रोसेस को एक फ़र्क डालने लगती हैं। एक ऐसा थॉट प्रोसेस जिसमें कि आप कोलैबोरेटिवली अपने एकेडमिक और अपने सोशल और अपने इमोशनल एरियाज में देखते हैं कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करने का एक डिफरेंट पैटर्न आपके अंदर डेवलप हो जाता है। आपका जो एक सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल्स, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी एंड कूल एंड काम अपने आप को रखने की जो तरीका, वो सब कुछ आपके सोशल और इमोशनल लर्निंग का पार्ट है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स योर सेल्फ, टूवर्ड्स योर एनवायरनमेंट, फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, कम्युनिटी, वहाँ पर एक अलग तरीके का आपके अंदर कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि आपको अगर आइंस्टाइन नाम से पुकारा गया है तो आप अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। अगर आपको किसी और ऐसे कैरेक्टर से जोड़कर थ्रू आउट द स्कूलिंग की एज में आपको कोई और मजाकिया या कार्टून या कोई और ऐसा नाम लाइक मिस्टर बीन, ऐसे कुछ नामों से पुकारा जाता है, या आप बहुत पतले हैं तो आपको कुछ और ऐसे नाम दे दिए जाते हैं, या आप बहुत हीरोइक एप्लीकेशन लगते हैं तो आपको आयरन मैन कोई बोल देता है, स्पाइडर मैन बोल देता है। इस तरीके के जो भी कैरेक्टर से आपको जोड़ा जाता है, आप धीरे धीरे करके उसे फील करने लग जाते हैं। अगर उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट है तो ये सब आपके कॉम्प्लेक्सेस में, आपके बिहेवियरल एप्लीकेशन में अप्लाई होने लग जाता है। इसके साथ साथ आप इस तरीके की सोच के बन जाते हैं, या तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। एट द टाइम ऑफ इन जॉब लेवल आप फील करते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, आप लोगों की भीड़ में या लोगों के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली नहीं हो पाते, क्योंकि आप अपनी स्कूलिंग एज से अपने कुछ कॉम्प्लेक्सेस के साथ जी रहे थे। वो कॉम्प्लेक्सेस रियल थे या नॉन रियल थे, इसका पता तो समय पे हमें चल ही नहीं पाया। हम कितने अच्छे टीम प्लेयर थे, हम कितने अच्छे डिसीजन मेकर थे, या हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन की क्विकनेस थी, हमने इसका जो आकलन था वो किया नहीं। क्योंकि ये आकलन किसी एक एग्जामिनेशन या किसी एक सब्जेक्ट के टेस्ट देके या पेपर डिज़ाइन करके पेपर पेंसिल वर्क नहीं है। इसमें आपका जो ग्रूमिंग है वो इस तरीके का है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। तो अगर स्कूल लेवल पर ही सोशल एंड इमोशनल लर्निंग की का जो करिकुलम अभी शामिल भी कर दिया गया है, और अगर नहीं किया है तो हमें स्पेशली एज अ पेरेंट्स और एज अ स्टूडेंट भी हमें इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि टाइम टू टाइम ये देखा गया है कि अगर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को बच्चे में एक प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट कर दिया जाए उसकी ट्रेनिंग, तो वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडियस स्टूडेंट बन सकता है, वो कॉन्फिडेंट हो सकता है। क्योंकि फाइनली हम हर एक व्यक्ति में चाहे वो 99% मार्क्स ला रहा है, लेकिन अगर वो
बोल नहीं पाता, उसे पब्लिक फियर है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो फ्रेंडली नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील नहीं करता, हमेशा टेंस्ड रहता है, स्ट्रेस रहता है, ये सब उसके बिहेवियर में और उसकी लाइफ में असर डाल रही हैं चीज़ें। तब भी तो हम यही डिमांड करते हैं कि इस बच्चे के 99% तो मार्क्स हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो 99% मार्क्स भी उसके असर नहीं डालते और उसे कुछ बहुत अच्छा अचीव नहीं करवा पाते, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ड्यू टू लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड हेजिटेशन एंड लाइक उसका जो एक टेम्परामेंट है, जल्दी से एंगर में आ जाना या इरिटेबिलिटी रहना या एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी के कुछ सिम्टम्स उसके अंदर फील होना, या लैक ऑफ हैप्पीनेस जिससे कि वो ये नहीं फील कर पाता कि वो खुश है, उसका डिससेटिस्फैक्ट्री मोड इन देयर पर्सनल लेवल एंड देयर फैमिली लेवल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ठीक से ले नहीं पाता, वो एक अच्छा बॉस नहीं बन पाता। इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि उसके लैक होने पर हमारी जो ग्रोथ है, हमारा डेवलपमेंट, वो सब वहाँ रुकता है। तो क्यों ना इसको हम अर्लियर स्टेज से अपने बच्चे के अंदर समझें कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बस दोस्त नहीं बनते, अपनी बातों को नहीं कह पाता, हेरोइक एप्लीकेशंस खुलकर नज़र नहीं आती, या है ही नहीं, या हैं तो वो नज़र उनको जगह नहीं दी जा रही है कि वो उनको एक्सपोजर मिल पाए। तो हमें यहाँ पर सोशल और इमोशनल लर्निंग के सब्जेक्ट को अपने बच्चे में, और अगर बच्चा सपोज 8th क्लास का है, 7th क्लास का है, तो उस हर बच्चे को समझना पड़ेगा कि ये मेरी ज़रूरत है। मात्र मैथमेटिक्स, साइंस या इंग्लिश पढ़ने के बाद भी हमें अगर इन्हीं सब चीज़ों पर अपनी ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट को ढालना पड़ेगा, या ये वो बैरियर्स बन जाएंगे जिससे हमारी रियल ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस हम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी अच्छे मार्क्स होने के बाद भी। तो ये ज़रूर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसा करें कि जिससे कि हमारे अंदर सोशल और इमोशनल लर्निंग के एरियाज़ अच्छे से डेवलप हो पाएँ। तो हमें अपने जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, घर का एनवायरनमेंट है, घर में भी अक्सर अगर 2 भाई बहन हैं तो उनमें से कोई मोटा है, कोई पतला है, या कोई बहुत अच्छा पढ़ने में है, या कोई कम अच्छा है पढ़ने में, तो वहाँ पर पेरेंट के लेवल पर, घर में सिबलिंग्स के लेवल पर, और अदर अंकल और आंटी उनके लेवल पे, नाइबर्स के लेवल पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है या इस तरीके की बातों को रखा जाता है कि जिससे बच्चे का एक इमोशनल पार्ट और उसका जो सोशल कनेक्शन है वो वहाँ से रेगुलेट नहीं हो पाता। यानी कि उसके जो इमोशनल का इरेगुलेशन है, यानी कि हमेशा उसे ये फील करना कि वो एक्सेप्टेड है, उसे ये फील करना कि उसके अंदर स्किल्स हैं, उसे ये फील कराना कि यू आर कॉन्फिडेंट, इस समय तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ये सब कब होगा? जब हमारा जो पढ़ाई और हमारा जो करिकुलम है, हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर है, वो एक टीम प्लेइंग वे में गवर्न करेगा। हम सिर्फ मार्क्स पर ओरिएंटेशन रख करके अब इस लाइफ को सक्सेस नहीं बना सकते, ये प्रूफ हो चुका है। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस में पाया गया कि बहुत एक हाई लेवल के और स्ट्रॉन्ग ऐसे कैरेक्टर्स जिनके कि मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए। और जब देखा गया तो वहाँ पर ये पाया गया कि उनके जो इमोशंस का रेगुलर नहीं था, उनके रेगुलेट नहीं हो पाते थे इमोशंस, अभी गुस्से में, अभी खुशी में, अभी नॉन सेटिस्फैक्ट्री, समटाइम इरिटेबिलिटी। तो इसकी वजह से जब पता चलता था तो वहाँ से उनकी चाइल्डहुड स्टोरीज को लेकर चलना पड़ता था। हम वहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस कर सकते हैं, लेकिन क्या व्यक्ति को कंप्लीट डेवलप कर सकते हैं? क्या उसने जो इस पूरी जर्नी में फील किया और इस जर्नी में जो उसने खोया, क्या उसे वापस दे सकते हैं? वो वक्त जो उससे वो शायद बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, क्या हम उस सारी चीज़ों को उस तक पहुँचा सकते हैं? शायद नहीं। हम यही कहेंगे कि अब थोड़ा लेट हो गया है। हम यहाँ पर आपको समझा सकते हैं, हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा कूल एंड काम रहने के
तरीके बता सकते हैं, आपको थेरेपीज बता सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट वो नहीं हो पाएगा। टू बी बेटर कि हम इसे सही समय पे स्टार्ट करें। अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझसे पूछा जाए कि एक बच्चे का सोशल और इमोशनल लर्निंग को समझने का सही एज क्या है, तो मैं कहूँगी 5 ईयर्स। 5 ईयर्स इज द परफेक्ट एज टू स्टार्ट द सोशल एंड इमोशनल लर्निंग इन करिकुलम। स्कूल लेवल पर और घर के लेवल पर हर जगह इसको एरिया को दिया जाए। अगर बच्चा रो रहा है तो आप ये मत समझें कि वो या तो जिद्दी है या फिर वो बहुत इमोशनल है या सेंसिटिव है। आप सिर्फ मात्र किसी बच्चे को जिद्दी, गुस्सैल या सेंसिटिव कह करके उसे वहीं छोड़ देते हैं और उसको उसी सेंसिटिविटी कि मैं एक सेंसिटिव कैंडिडेट हूँ, मैं एक बिगड़ा या मैं एक जिद्दी बच्चा हूँ, ये बार बार उसे कहने पर हम उसके सोशल और इमोशनल लर्निंग को खराब कर रहे होते हैं। उसे एक अच्छा बच्चा और अच्छा पर्सन इस लाइफ में बनने के लिए हम सबसे बड़े बैरियर हैं जो इस तरीके के कमेंट्स को पास करते हैं। तो वहां पर ये जो कमेंट्स हैं, पेरेंट्स जाकर स्कूल में बहुत इजीली बोल देते हैं, हाँ ये वैसे तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मार्क्स बहुत अच्छे लाता है, लेकिन ये थोड़ा जिद्दी है, ये थोड़ा शर्मीला है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, ये जल्दी रो जाता है। और टीचर भी बहुत आसानी से आपके कहे हुए शब्दों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं ये हर पीटीएम में पेरेंट्स टीचर को तक पहुंचा रहे होते हैं और टीचर भी पेरेंट्स तक पहुंचा रहा था, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा होता कि सेंसिटिव है तो हमें उसकी सेंसिटिविटी को ख़त्म नहीं करना है, उसकी सेंसिटिविटी को डायरेक्शन देना है जहाँ से वो एक अच्छा टीम लीडर बन पाए, वो प्रेजेंटेबल बन पाए। तो वहाँ पर बच्चे को हमें समझना होगा जिद्दी कहकर। अगर वो जिद्दी है तो हम उसे ऐसे टफ टास्क दें जहां पे वो अपनी जिद लगाने के बाद उसको कुछ ऐसे सम्स दे दें, उसे कुछ ऐसे ट्रिकी साइंटिफिक कुछ करिकुलम में कुछ ऐसे जॉब वर्क में उलझाएं जहां वो अपनी उस जिद को, अपनी उस ट्रिकी और ब्रेन स्टॉर्मिंग को यूज करे और वहां पर उसे सक्सेस मिले। जब उसे सक्सेस मिलेगी तो वहां पर उसके लिए उसे प्रेज किया जाएगा, उसको बहुत तारीफें मिलेंगी। जब उसे तारीफ मिलेगी तो उसे पता चलेगा कि मेरा जिद्दी होना भी कहीं ना कहीं वर्क करता है और शायद लाइफ में कई बार कुछ अच्छा पाने के लिए कि अगर हमें लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों में अपने ब्रेन को बहुत स्ट्रॉमिंग करनी है या हमको कुछ ऐसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट को समझना है या दूसरों तक समझाना है या हमें ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें क्यों होती हैं और क्यों हो रही हैं उन पर अगर बात करनी है और बेहतर तरीके से बात करनी है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा कि हम उसे समझाएं कि सोशल और इमोशनल लर्निंग इनडायरेक्ट वे में हमारे स्कूल का हिस्सा के प्रोग्रामिंग्स का हिस्सा बन जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसी जो हमारी बुलिंग है या हमारी नैगिंग या हमारे कुछ स्टेटमेंट्स वो बच्चों को से अवॉइड करें, उनको किसी स्पेसिफिक तरीके से समझना या उनको उसी स्पेसिफिक शब्दों के साथ उन्हें एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ बहुत शर्मीला है। अब ये शर्मीला वर्ड द होल लाइफ उसके साथ चलता है, वो शर्मीला था या नहीं था, या वो उसको कोई क्वेश्चन आता नहीं था, या उसको बोलने में कोई दिक्कत थी, या उसको उसके अंदर पर्सनालिटी में वो है कि उससे बचपन से उसने कभी बोला नहीं तो उसने भी इससे चांस नहीं मिला, तो अब वो बोलता ही नहीं है, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, शर्मीला। जब हमने एक बच्चे को शर्मीला बनाकर उसे 18 साल तक स्कूल में रखा, तो अब हम उससे कॉलेज लेवल पर या उसके जॉब लेवल पर ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहुत प्रेजेंटेबल बन जाए, वो आगे आकर एक हीरोइक एप्लीकेशंस को लेकर के स्टेज में बात करने लगे, वो एक अच्छा टीम लीडर बन जाए, वो अपने टारगेट्स को अचीव कर ले। और हमें लाइफ में यही चाहिए होता है। हम अपने बच्चों से 18 ईयर्स के बाद जैसे ही स्कूलिंग लाइफ खत्म हो जाती है, मार्क्स पर कंसंट्रेट करना कम कर देते हैं और हम उसके बाद उनकी उन पर्सनालिटी के ट्रेट्स को ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं कि इंटरव्यू फेस किया और उसमें आपको सक्सेस मिला या नहीं मिला, आपने कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को दिया, उसके बाद आपने उसे पास किया बट इंटरव्यू में आप रह गए, आपने को एक जॉब मिली लेकिन वहां पर आप टारगेट अचीव नहीं कर पाए जिसकी वजह से आपकी जॉब आपसे छिन गई। यहाँ पर
हम बच्चे से कहते हैं धैर्य रखो। हम यहाँ पर हम उस कैंडिडेट को सिखा रहे होते हैं कि आप जो है इस तरीके से बिहेव करिए कि पेशेंस के दिखना चाहिए, इस तरीके से बिहेव करिए कि आपको गुस्सा ना आए। हमें इसको सिखाना उसे बचपन से पड़ेगा। अगर हम बचपन से सिखाएंगे तो हम इसके कोर कॉन्सेप्ट को सोशल और इमोशनल लर्निंग में समझा पाएंगे। अगर हम कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक बच्चे को अगर बचपन से सेल्फ अवेयरनेस, आप क्या पहन रहे हो, आप कैसे पहन रहे हो, आपने बिल्कुल क्रस्ड टी शर्ट या शर्ट तो नहीं पहनी है, आप क्या खाते हो, आप कैसे खाते हो, आप कब खाते हो, आप कब सोते हो, आप कब जागते हो, आप कब पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो। कंप्लीट सेल्फ अवेयरनेस, नॉट टुवर्ड्स ओनली द स्टडी, नॉट टुवर्ड्स द ओनली द सब्जेक्ट की मैथमेटिक्स पढ़ो। आपको उसे सब कुछ बताना पड़ेगा कि आप फ्रूट्स खाते हो या नहीं खाते हो, आप टाइमली और कितनी क्वांटिटी में खाते हो, अगर आप उसके बिहेवियर, आप कैसे बैठ रहे हो, आप इवन हंस कैसे रहे हो, सारी चीज़ों का अगर ट्रेनिंग, उसके जो बिहेवियर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके आगे की थॉट प्रोसेस को, आप अगर को सेल्फ अवेयरनेस में इन सब को स्टार्टिंग से 5 साल की उम्र से शामिल कर देना पड़ेगा। सेल्फ मैनेजमेंट में एक व्यक्ति बहुत इफेक्टिवली बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्ट करता है, वो वहाँ पे कहलाता है कि सेल्फ मैनेजमेंट। जब उसके कम नंबर आए तब उसका मैनेजमेंट, जब उसके दोस्तों ने उसको बॉल नहीं दी तब उसका मैनेजमेंट, जब उसको एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया वहाँ उसका मैनेजमेंट, कुछ लोग मिलकर के उसको सक्सेस नहीं मिल पाई या वो टीम में हार गया या वो एक सिंगल मैच खेल रहा था वहाँ पर वो जीत नहीं पाया, वहाँ पर उसका मैनेजमेंट, वो अचानक स्टेज पर एक स्पीच देने गया और वो वहाँ पर भूल गया, वहाँ पर उसका मैनेजमेंट, वो गुस्से में हाथ पैर पटकता हुआ घर चला गया या वो एक कमरे में रोने लग गया या वो जाकर के किसी को मारने लग गया। क्या किया उसने? यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें बच्चे के सेल्फ मैनेजमेंट में भी 5 साल की उम्र से स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। देन सोशल अवेयरनेस, आप सोशल अवेयरनेस में आप कैसे लोगों को एम्पैथाइज करते हो, कैसे उनके लिए एक सिंपैथी रखते हो, कैसे आपका क्या पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स कम्युनिटी, चीज़ें जो हो रही हैं। मैंने अक्सर पाया है कि बच्चे एक अर्लियर स्टेज में जब वो 7 और 8 साल के हो रहे हैं वो हर सोशल सिचुएशन का मजाक बना रहे होते हैं। अगर एक गैदरिंग में उन्हें शांत और सेंसिटिवली पार्ट करना है तो वो उसे बर्डन फील करते हैं। इवन दो कॉन्डोलेंस तक को वो उनके अंदर एक बर्डन होता है जब वो किसी की कॉन्डोलेंस में शामिल होते हैं। अगर मैं अपनी स्कूलिंग लाइफ को सोचूं तो वहाँ पर भी कॉन्डोलेंस होती थी और वहाँ पर भी ये सोचा जाता था कि कैसे ये 1 मिनट का पार्ट पूरा होगा और उसके बाद मैक्सिमम बच्चे हंस रहे होते थे, वो मुस्कुरा रहे होते थे, उन्हें हंसी आ रही होती थी। उसके बाद टीचर्स को उन्हें लाइन से निकालना पड़ता था, उन्हें डांटना पड़ता था। ये चीज़ आज भी हो रही है। बहुत सारी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पर बच्चों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इट्स कॉन्डोलेंस, ये एक सैड हमारी एक सभा हो रही है। तो बच्चों के अंदर ये सब क्यों लैकिंग हो रही है? वो उसी चीज़ को लेकर कैरी कर रहे हैं। बाद में जाकर वो सिर्फ एक सोशल प्रेशर और सोशल बर्डन के अंतर्गत इन चीज़ों को रेगुलेट कर पाते हैं, अदरवाइज उनका सोशल अवेयरनेस का पार्ट अक्सर लैक मिलता है। और इसके साथ साथ जब उनका सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, ये सारे पार्ट लैक रहते हैं तो यहाँ से शुरू होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप स्किल्स। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप टुवर्ड्स सेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर यहाँ से गड़बड़ा जाती है। वो आइसोलेट हो जाते हैं या फिर सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। वो कई बार बहुत मतलबी या कई बार उनके दोस्त तो बहुत होते हैं लेकिन वो किसी के साथ भी सेंसिटिवली इन्वॉल्व नहीं होते। वो किसी के साथ भी एक रिलेशनशिप में रहना समझ ही नहीं पाते कि अगर उन्होंने 3rd क्लास में कोई उनका अच्छा दोस्त था तो वो आगे चल के 4th या 5th में कोई अपना और दोस्त बना लेते हैं विदाउट रीज़न। अगर रीज़न मौजूद है दोस्त बदलना अच्छा है, अगर रीज़न मौजूद नहीं है फिर भी आप अगर पुराने दोस्तों को छोड़ते जा रहे हैं और नए बनाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपके रिलेशनशिप स्किल्स ये ज़रूर आगे दिखेगी आपके लिए। लोगों के साथ रहना या लोगों के साथ लंबे समय तक
तक रहना आपके लिए कोई एक वजह नहीं बनेगी। आप आसानी से लोगों को छोड़ सकते हैं, आप आसानी से लोगों को टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आफ्टर 18 एक अडल्ट को हम इस नाम से कहते हैं कि वो तो बहुत चीटर है, या वो तो बहुत लोगों को धोखा देता है, वो कभी किसी एक के साथ रहता ही नहीं है या रहती नहीं है। तो इस तरीके के इश्यूज वहीं से क्रिएट होते हैं, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग तो बहुत बचपन से हो चुकी होती है। तो हम बहुत आसानी से, हमारा बच्चा कहता है कि अब मैं उससे बात नहीं करता, वो अच्छा नहीं है। तो क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि उसने किसी और बच्चे से दोस्ती कर ली। तो आप किसी और बच्चे से दोस्ती होने पर आपने अपने सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पाए, यानी कि जब एक ऐसी कंडीशन आई जहां पर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, जहां पर आपको ये फील हो रहा था कि आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, वहां पर आपने छोड़ना पसंद किया, गिव अप कर दिया, आपने उस अपने मित्र को छोड़ दिया। ये मैं एक छोटी सी कहानी आप तक इसीलिए पहुंचा रही हूँ कि जिससे आप इन इजी एग्जाम्पल से लाइफ को कोरिलेट कर पाए कि हाँ, ऐसा तो मैक्सिमम बच्चे कर रहे होते हैं, या ऐसा तो हमने भी अपने बचपन में किया है। उसी की वजह से तो नहीं कि हम आज किसी रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं होते या खुश नहीं होते, या किसी हमारे ही अपने खास रिलेशनशिप, हमारा फ्रेंड, हमारा ब्रदर, सिस्टर, वाइफ या हमारी गर्लफ्रेंड, वो अगर किसी और से बात कर लेती है तो हम वहां पे रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं। यहां से स्टार्ट होता है लोगों को कंट्रोल करने का तरीका। हमें लाइफ में वही लोग पसंद आते हैं जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। उस कंट्रोलिंग से किसी को घुटन होती है, हमें फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम रिश्तों की आड़ में इसको आगे बढ़ाते रहते हैं कि नहीं, अगर तुम हमारी फ्रेंड हो या हमारे फ्रेंड हो तो तुम किसी और से बात नहीं कर सकते। तुम अगर हमारे साथ किसी रिलेशनशिप में हो, तुम हमारे हस्बैंड हो या हमारे बॉयफ्रेंड हो, तो भी तुम किसी से आगे बात नहीं कर सकते। अगर उसमें हम जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, हम उसमें टाइमिंग को डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं कि आप किसी और से, अगर आपका कोई ऑफिस का कलीग है या आपकी कोई फ्रेंड है, तो आप उससे दिन में तो 4 बजे बात कर सकते हैं, लेकिन रात में 12 बजे बात नहीं कर सकते। तो ऐसे जो हम पूरी कंडीशन और बहुत सारी चीजें, रूल्स और रेगुलेशन को बताने लगते हैं, उसका कारण ही यही होता है क्योंकि हम अपनी अर्लियर स्टेज से, हम अपने अर्लियर चाइल्डहुड से इन चीज़ों को समझने में हमारी काफ़ी देर हो चुकी होती है। और उसके बाद हमारी डिसीजन मेकिंग उन्हीं के आधार पर बन जाती है, जहां हम कई बार लोगों को, बच्चों को, खुद को फेलियर फील करते हैं और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। तो टू बी बेटर टू अंडरस्टैंड द सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, ये हमें बच्चों को अर्लियर एज से सिखानी है। अगर हम एनी हाउ नहीं सीख पाए तो हमें इसका स्टार्ट लेना है। हमें अवेयर रहना है कि हमारे बच्चे क्या पूरी तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट अपना कर रहे हैं कि नहीं। कई बार बीच में ऐसा आया कि नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आपको करिकुलर एरियाज में बच्चों को इन्वॉल्व करें। पेरेंट्स ने आज बच्चों को डांस सिखाना, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग, एरोबिक, स्पोर्ट्स और एबेकस, बहुत सारी चीज़ों में, ड्राइंग, सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया। किंतु उन्होंने क्या सोशल और इमोशनल एरियाज या उनके ऐसे बिहेवियर एरियाज पर कभी फोकस किया? कभी उनको ट्रेनिंग्स दिलाई, कभी उनकी को सेशंस कराए, कभी उनके जानने की कोशिश करी कि क्या उनके स्कूल में काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट है? क्या कभी 3 महीने में, 4 महीने में क्या किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ बच्चों का इंटरेक्शन कराया जाता है? क्या इसको कभी भी एक करिकुलम में शामिल किया गया है? शायद नहीं। हमें उससे मतलब ही नहीं होता। हमें लगता है स्कूल इज फॉर द ओनली स्टडी, और उसके अपार्ट फ्रॉम द स्टडी अगर कुछ है तो वो शायद स्पोर्ट्स और म्यूजिक, डांस, आर्ट, ड्राइंग और डिबेट कंपटीशन, यही शायद हमारी पर्सनालिटी को, हमारी सोच को, हमारे बिहेवियर को डेवलप करने के लिए इनफ है। नहीं, इस थॉट को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि जितना हमारी एक खाने की थाली सजी हुई होती है जिसमें हर तरीके का स्वाद होता है, तभी शायद जाकर के हम कहते हैं कि हाँ, खाना बहुत अच्छा था और खाने में सब कुछ था। इसी तरीके से अगर हमें अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल बनाना है, एक ऐसी लाइफ को जीना है जिसमें हम खुश और सेटिस्फाइड होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारी भी जीवन की थाली में वो सब कुछ होना चाहिए और ज़रूर हो, जिसकी वजह से हम अपने आप को खुश महसूस
कर पाए। तो यहाँ पर आज के सेशन के द्वारा मैं हर पेरेंट्स को बताना चाहूँगी, हर एक कम्युनिटी के उस मेंबर को ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहूँगी टू बी अवेयर अबाउट द सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एंड टू रेगुलेट द इमोशंस टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड टूवर्ड्स द अदर पर्सन्स जो भी आपके एनवायरनमेंट में आपके साथ कनेक्टेड है। चाहे आप बच्चा 5 साल का है या 50 का, हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को खुश फील करने के साथ साथ दूसरों को भी अच्छा और खुश फील कराए। अगर आपके किसी बिहेवियर से दूसरा खुश नहीं है या दूसरा स्ट्रेस में आता है तो ये ज़रूरी है कि हमें एक बार जान लेना हो चाहिए कि क्या कहीं कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ लैकिंग है जिसे पूरा किया जा सकता है। तो ज़रूर आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए और कोशिश करिए जो भी आपके आसपास मौजूद साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशली आप उनके साथ कनेक्शन अपना बनाए रखें। जिस तरीके से दांत में दर्द हो या हड्डी टूट जाए तो ऑर्थोपेडिक और आई सर्जन के पास हम कांटेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह ऐसे इमोशनल इश्यूज के लिए आप अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ कनेक्ट रहिए। आप अपने प्रश्नों को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। आप इसमें अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, अपनी परेशानियों को रख सकते हैं। हम उसका निःशुल्क आपको जो भी बेहतर एक जवाब होगा या गाइडेंस होगा वो हम आपको देने की प्रयास करते हैं। साथ में मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करें, इसको पूरा देखें और लोगों को प्रेरित करें कि तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन का वो हिस्सा बने और वो आकर हमारे पेज पर अपने क्वेश्चंस को भी दे सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर कर सकते हैं और हम तक पहुंच सकते हैं। आप लोगों के जो भी प्रश्न और जो भी सुझाव और जो भी समस्याएं हैं हम उनका निराकरण और उनका समाधान करने की कोशिश भी करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप इसी तरह अपनी समस्याएं और अपने विचारों को हम तक पहुंचाते रहें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करती हूं। अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी और नए साइकोलॉजिकल मुद्दे को आप तक पहुंचाऊंगी। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में ऐसे ही बने रहिए, अपना विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। मास्क लगा के रखिए, कोरोना अभी गया नहीं है, ओमिक्रॉन भी हमारे साथ ही है, तो कोशिश करें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क जरूर लगाएं और वैक्सीनेशन अगर नहीं लगाया है या लगा लिया है तो कोशिश करें कि औरों को भी प्रेरित करें। अपने बच्चों को, जो भी आपके 15 साल से लेकर के 17 साल तक के बच्चे हैं, उनका वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। कोशिश करें कि जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते रहें, जिससे हम मुसीबत में ना पड़ें और दूसरों को भी ना डालें। धन्यवाद, नमस्कार।